हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। नाउ लास्ट वीडियो में हमने देखा था सम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच इज गिवन बाय फ्रेडरिक पिंसो टेलर, जिसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ आज की वीडियो में देखेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, एंड ये पार्ट है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट 7 है, ये चैप्टर नंबर 1 दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते ना। तो यहाँ पर आपका जो सबसे फर्स्ट टेक्निक है वो है आपका वर्क स्टडी। ठीक है ना, वर्क स्टडी इन द सेंस कि जब कभी भी हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज के अमाउंट्स एंड अपने वर्कर्स के अमाउंट्स जब हम लोग वर्क को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कुछ क्रिटिकल एनालिसिस करना है, कुछ क्रिटिकल हम लोग को असेसमेंट करना है जो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी क्रिटिकल एनालिसिस इन द सेंस कि जब हम किसी भी वर्कर को काम हम लोग उनको देंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो हमें सबसे पहले ये स्टडी करना है कि वो जो पर्टिकुलर सामने वाला जो एम्प्लॉय है, वो वर्कर है, वो पर्टिकुलर वर्क के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमें पता है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्क होते हैं एंड अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें देखना है कि हम जो काम दे रहे सामने वाले पर्सन को, वो उसके लिए केपेबल है क्या नहीं है। अभी जैसे सपोजिंगली कि मेरे पास कुछ अकाउंट का रिलेटेड वर्क है, ठीक है, सामने वाले पास मेरे पास जो वर्कर है उसके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज है एंड उसके पास कुछ अकाउंट रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो बट ऑब्वियसली मैं वो अकाउंट का काम उसको सामने वाले पर्सन को नहीं दूंगा। वो अकाउंट का काम करने के लिए मैं कुछ ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करूंगा, कुछ ऐसे पर्सन को लेकर आऊंगा जिसको उनके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ असेसमेंट करना, कुछ ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस करना, ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अभी वर्क स्टडी के अंदर और भी बहुत कुछ एलिमेंट्स आते हैं जो हम वन बाय वन एक एक करके देखते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास टोटल यहाँ पर 4 आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज द टाइम स्टडी, देन मेथड स्टडी, देन उसके बाद मोशन स्टडी एंड द लास्ट वन इज योर फटीग स्टडी। ठीक है ना, वन बाय वन हम एक के बाद एक सबका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इन डिटेल इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द टाइम स्टडी ना। टाइम स्टडी इन द सेंस जब कभी भी हम यहाँ पर किसी भी वर्कर को कुछ काम एलोकेट कर रहे हैं, कुछ वर्क एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको एनालाइज करना है कि वो पर्टिकुलर वर्कर को वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब कि कितना टाइम वो यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है। ठीक है, देन जो भी बेस्ट टाइमिंग होगा हम उसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम हम लोग उसको डिनोट करेंगे एंड बाद में जितने भी वर्कर है कंपनी के अंदर सभी वर्कर के लिए वही स्टैंडर्ड टाइम एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर पर्सन ए एक पर्टिकुलर काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स लगा रहा है, ठीक है, तो सेम काम करने के लिए पर्सन बी को भी 2 आवर्स ही लगने चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए, उससे कम लग रहा है तो दैट इज द बेनिफिशियल फॉर कंपनी। ठीक है, बट उससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड टाइम कंपनी ने डिनोट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क होना चाहिए, तभी जाके कंपनी अपना जो भी गोल एंड ऑब्जेक्टिव है एंड अपना जो प्रोडक्टिविटी है वो टाइम टू टाइम वो लोग अचीव कर सकेंगे एंड यहाँ पर टाइमिंग का वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए जो टाइमिंग है, जो टाइम रिसोर्सेज है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका वेस्ट वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टाइम स्टडी ये कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है। देन टाइम स्टडी के बाद आपका जो सेकंड आने वाला है दैट इज अ मेथड स्टडी। ठीक है, मेथड स्टडी इन द सेंस यहाँ पर जो काम करने का है उसका तरीका, ठीक है, उसका मेथड। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए देयर आर सो मेनी वेरियस मेथड्स। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर ये एनालाइज करना है, हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, अभी यहाँ पर कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑलवेज कंपनी जो है वो स्मार्ट वर्क को ज्यादा अप्रिशिएट करेगी क्योंकि उसके अंदर एफर्ट्स कम होंगे एज वेल एज वहां पर टाइम भी कम इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ऐसे जो बेस्ट मेथड होगा कंपनी के अंदर काम करने का वो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे एंड उसी को वो लोग उसके ऊपर वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस्ट मेथड यूज करने की वजह से यहाँ पर कंपनी का जो एम्प्लॉइज है, जो उसके वर्कर है, उनका हार्डवर्क भी कम लगेगा, मतलब कि उसको हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकेंगे एज वेल एज यहाँ पर हम लोग टाइम सेविंग भी कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब। ठीक है, देन नाउ मोशन स्टडी। नाउ मोशन स्टडी इन द सेंस यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका आएगा मेथड स्टडी के बाद, क्योंकि मेथड स्टडी में मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग ऐसा कुछ मेथड फाइंड आउट करेंगे जो काम करने के लिए सबसे इजी हो। ठीक है ना, जब हम मेथड सिलेक्ट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग काम करेंगे
तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसी कुछ मतलब चीज़ें जो जिसका कंपनी को कुछ बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको दूँ, अगर कि एक कोई भी पर्टिकुलर काम है कंपनी के अंदर, ठीक है, जिसको काम करने के लिए मुझे सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने कंपनी के अंदर 11 एम्प्लॉय को मतलब 11 एम्प्लॉय को मैंने अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्लियर कट मुझे पता चल रहा है कि काम करने के लिए 10 की रिक्वायरमेंट है, देन टू मैंने 11 को अपॉइंट किया है। इट मीन्स जो एडिशनल 1 एम्प्लॉय है उसका कुछ कंपनी के अंदर काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा, या फिर यू कैन से कि मैं उसको कंपनी से निकाल दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी का एक तरीके से यू कैन से लॉस हो रहा है, क्योंकि उसका बेनिफिट तो नहीं हो रहा है कंपनी को, उल्टा लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको बड़ा हुई थी जब मैं काम पर रख रहा हूँ तो उसको सैलरी तो देना पड़ेगा, जबकि कंपनी को उसका कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, समझ लो ना। तो यहाँ पर मोशन स्टडी में जो अननेसेसरी एम्प्लॉय है, ठीक है, जो अननेसेसरी मशीन है, ठीक है, जो अननेसेसरी रिसोर्सेज है कंपनी के अंदर, हम उसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर कंपनी को अप टू द बेस्ट यहाँ पर रिजल्ट मिले, ठीक है, विद द मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज होगा, सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड कॉस्ट यहाँ पर डिक्रीज होगा। इट मीन्स अल्टीमेटली यहाँ पर कंपनी का बेनिफिट ही है, ठीक है। देन उसके बाद जो है दैट इज अ फटीग मोशन ना। इसका मतलब कि जब कभी भी कंपनी के अंदर काम होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर जब कभी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को समथिंग कुछ टारगेट सिस्टम देता है या फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन देता है जिसके अंदर उसको काम करना होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा यहाँ पर कि प्रेशर क्रिएट होगा एम्प्लॉयज के ऊपर, ठीक है। वो हो सकता है कि उसके फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करे, ठीक है ना। अभी बट ऑब्वियसली एक कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका 12 आवर्स का ड्यूटी है, ठीक है, उसमें बीच में आपको किधर भी आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, ठीक है, ना ही आपको वहाँ पर लंच ब्रेक मिल रहा है, ना ही यहाँ पर आपको टी ब्रेक मिल रहा है, आपको कुछ भी वहाँ पर ब्रेक नहीं मिल रहा है, आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप टोटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे वो पर्टिकुलर काम से, ठीक है। एंड जब कभी भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो आपका काम के ऊपर मन नहीं लगने वाला है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी टारगेट था एंड जो भी ऑब्जेक्टिव था कंपनी का वो वैसा का वैसा रह जाएगा एंड वो अचीव होने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पर प्रेशर क्रिएट ना हो, ठीक है। उनका जो बोलते हैं लाइक उनको मेंटली भी रिलीफ मिले एंड उनको फिजिकली भी रिलीफ मिले, उनको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना उनके ऊपर, तभी जाके कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है अपना काम ईजिली कर सकेगा एंड वो अपना जो एफिशिएंसी है वो अल्टीमेटली इंक्रीज कर सकेगा। यहाँ पर टाइम टू टाइम उनको ब्रेक मिलना प्लस उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट करना ये कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आपका वर्क स्टडी जिसके थ्रू हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टेक्निक था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकेंड टेक्निक। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड टेक्निक है वो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि कंपनी के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फिर मशीनरी हो या फिर कोई और असेट्स हो, ठीक है, दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज एंड वो प्रॉपरली इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो अल्टीमेटली हम लोग इंक्रीज कर सकेंगे एंड हमारा जो यहाँ पर वेस्टेज हो रहा था पहले वो वेस्टेज हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा विद द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेस्टेज भी कम हो रहा है प्लस यहाँ पर जो वर्कर का जो पहले एफर्ट्स लग रहा था वो भी कम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी के अंदर जो टूल्स एंड इक्विपमेंट थे वो क्या होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए एंड वो क्या होने चाहिए, थोड़े से मॉडर्न होने चाहिए। अभी जो जब हम किसी भी पर्टिकुलर बोलते हैं लाइक पुराने हम लोग जब टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वो टाइम ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। देन सेकंड थिंग वहाँ पर पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनी का यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है। बट जब कभी भी हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन मशीन यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइज हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर एफर्ट्स कम लगेगा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, ठीक है। देन सेकंड थिंग पावर कंजम्पशन कम होगा एंड द थर्ड थिंग कि कम टाइम में हमको वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करके देगा, ठीक है। तो ये आपका है सेकंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं थर्ड आपका जो टेक्निक है यहाँ पर दैट इज द साइंटिफिक टास्क सेटिंग, ठीक है ना। अभी यहाँ पर टेलर जो बोलते हैं दैट इज द टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। इसका मतलब होता है यहाँ पर कि
टेलर यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी पर्टिकुलर वर्कर यहाँ पर काम कर रहा है, जो भी यहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग उनको जो सैलरी देने वाला है, यू कैन से पेमेंट हम लोग उनको जो देने वाले हैं वो उसके टास्क के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आप एक तरीके से टारगेट सिस्टम सेट कर रहे हो, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय अगर 10 यूनिट बनाएगा, ठीक है, तभी जाके उसको इतना जो भी पेमेंट वगैरह फिर यू कैन से वेजेस वगैरह उसको मिलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर डे का पेमेंट, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि जब कभी भी एम्प्लॉयज को पता है कि मैं अगर इतना प्रोडक्शन बनाऊंगा तभी जाके मुझे पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो मिलेगा, तो इसका क्या होगा कि उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी का वो प्रॉपरली यूज कर पाएगा। अभी बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक तरीके से यू कैन से कामचोर होते हैं। कामचोर इन द सेंस कि उनको पता होता है कि हाँ कि मैं मतलब ज़्यादा एफर्ट से काम करूँ कि नहीं करूँ, मुझे अल्टीमेटली सैलरी तो मिलने ही वाली है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो लोग थोड़ा सा लेजीनेस दिखाएंगे अपने काम के ऊपर, ठीक है। लेकिन बट उनको जब पता होगा कि अगर मैं काम नहीं करूंगा या फिर जब तक मैं अपना टारगेट अचीव नहीं करूंगा तब तक मुझे अपनी बेसिक सैलरी नहीं मिलेगी, तब जाके वो लोग अपने काम के ऊपर अपना डेडिकेशन दिखाएंगे एंड अपने कैपेसिटी को वो लोग इंक्रीज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि जब उनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जब उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तब जाके उनका जो सैलरी आप यू कैन से उनका जो वेजेस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेलर का ये थर्ड टेक्निक है, ठीक है, कि वर्कर को उनके वर्क के अकॉर्डिंगली उनको पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वहां पर वेस्टेज नहीं होगा एम्प्लॉयज का। एम्प्लॉय का वेस्टेज इन द सेंस कि उनके एफिशिएंसी का वेस्टेज, ठीक है, वो लोग अपना काम प्रॉपरली कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज द साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। यहाँ पर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग यहाँ पर दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। सिलेक्शन इन द सेंस कि जब कभी भी हम लोग काम के लिए वर्कर को सिलेक्ट करेंगे या फिर यू कैन से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही एम्प्लॉय या वर्कर को सिलेक्ट करेंगे जो वो पर्टिकुलर टास्क के लिए या फिर वो पर्टिकुलर काम के लिए प्रॉपरली एलिजिबल हो, ठीक है। एलिजिबल इन द सेंस कि जो काम है मतलब राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, ठीक है। तो वो हो गया आपका सिलेक्शन। हम यहाँ पर रिक्रूट करने से पहले सब जो चीजें वो प्रॉपरली क्लियर कर लेंगे कि ये जो सामने वाला पर्सन जो हम लोग जिसको हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं वो हमारे काम के लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर दिस सिलेक्शन हम लोग क्या करेंगे, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रिक्रूट करते हैं कंपनी के अंदर, तब उसको सिर्फ एक यू कैन से कि बुकिश नॉलेज होता है, क्योंकि अब तक उसने हमारे कंपनी में एक्चुअली काम नहीं किया है, ठीक है। कंपनी के अंदर कैसे काम करना है उसको उसके बारे में प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, इसलिए सिलेक्शन के बाद उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम उनको बता पाए कि कंपनी की वांट्स क्या है एंड उसके डिजायर का क्या है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क कैसा करना है, ठीक है। तो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होना ये किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस यहाँ पर प्लानिंग एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन दोनों ही क्या होगा, सेपरेट होगा। इट मीन्स यहाँ पर कि जो प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। देन उनके बाद जो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग वो लोग क्या करेंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को वो लोग गाइड करेंगे, ठीक है, कि ये हमने पर्टिकुलर टारगेट एंड ऑब्जेक्ट हम लोग ने सेट किया है, आपको उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवा के लेना है, ना कि करना है बल्कि लेना है। आपको क्या करना है, सुपरवाइज करना है, ठीक है ना। सुपरवाइज किसको करना है, बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग करने वाले कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड एक्चुअली इंप्लीमेंट करने वाले कौन है, बॉटम लेवल, ठीक है। बॉटम लेवल इन द सेंस कि यू कैन से लोअर लेवल, ठीक है, जहाँ पर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होगा कि जो भी टारगेट एंड जो भी वर्क जो सेट किया है टॉप लेवल ने वो उसके अकॉर्डिंगली काम करा के लेना, ठीक है। कौन करेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर सुपरवाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अभी जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो एक तरीके से यू कैन से अल्टीमेट अथॉरिटी है ना, तो उनके ऊपर तो कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पर बॉटम लेवल के ऊपर सुपरवाइज करेंगे मिडिल लेवल, एंड मिडिल लेवल को सुपरवाइज करेंगे यहाँ पर टॉप लेवल पर्सन, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर ओवरऑल यू कैन से कंट्रोल होगा कंपनी का उनके वर्कफोर्स के लिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर दो लेवल पे होती है, एक तो होती है एट द प्लानिंग लेवल एंड दूसरा होता है एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एट द प्लानिंग लेवल की, ठीक है ना। तो बट ऑब्वियसली प्लानिंग लेवल में हम लोग क्या चीज करेंगे, प्लान करेंगे, जो भी हमको टारगेट जो अचीव करना है, जो भी हम लोग को ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो कैसे अचीव करना है उसका हम लोग यहाँ पर प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज आएगी, जैसे कि पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कैसे करना है,
टास्क को कंप्लीट कैसे करना है, इन द सेंस कि जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। देन सेकंड थिंग आएगी कि हमको यहाँ पर कौन सा पर्सन को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, कौन सा पर्सन किसके लिए सूटेबल है, ठीक है। देन थर्ड चीज यहाँ पर हम लोग को जो आएगी, जो हम यहाँ पर देखेंगे वो प्रॉपर्ली यूज ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, ठीक है, कि रिसोर्सेज को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम लोग उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यू कैन से यहाँ पर कि हम लोग अपने वर्कर की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो आएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के बारे में। कॉस्ट कटिंग इन द सेंस कि यहाँ पर कॉस्ट कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग उसके बारे में ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि बट ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हम लोग का कॉस्ट कम होगा उतना ज़्यादा हम लोग का यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अगर कंपनी का कम हो रहा है तो बट ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को एक रीजनेबल प्राइस में दे सकती है, ठीक है। एंड जब कभी भी कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कंपनी का सेल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट के बारे में देखना ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो आएगा यहाँ पर वो होगा डिसिप्लिन, ठीक है। कंपनी को क्या करना है कि जब कभी भी हम लोग टारगेट अचीव कर रहे हैं तो टारगेट अचीव करने की ड्यूरिंग, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपरली डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए, चाहे फिर वो एम्प्लॉय हो या फिर चाहे वो मैनेजर हो, सभी के अंदर डिसिप्लिन होना प्रॉपरली वो बहुत जरूरी है, तभी जाके वो पर्टिकुलर काम जो है वो एकदम परफेक्टली कंप्लीट होगा ना। तो यहाँ पर एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने जो टारगेट अचीव किया है, जो भी हम लोग ने यहाँ पर वर्क जो है वो अचीव किया है, वो एक्चुअली वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्चुअली इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, हमने सेट क्या किया था टारगेट एंड हम लोग ने अचीव क्या किया है, ठीक है। देन सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि हम लोग ने जो अचीव किया है वो हम लोग ने प्रॉपर टाइम में अचीव किया है या नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को टाइम स्टडी करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉपरली टाइम में वो मतलब अचीव नहीं हुआ है तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि मतलब हम लोग ने कहाँ पर गलतियाँ की है या फिर यूकेन से हम लोग ने कहाँ पर एरर किया है, ठीक है ना। सिर्फ टारगेट अचीव होना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, विद इन टाइम अचीव होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग ने जो टाइम पीरियड में हम लोग ने टारगेट अचीव किया है, ठीक है, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर हमारे जितने भी मशीनरी थे, जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करना, उनको भी प्रॉपरली यूज करना वो उतना ही जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारी यहाँ पर मशीनरीज एंड जो भी हम लोग के यहाँ पर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है उसका यहाँ पर कुछ गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है। देन ना हमारे यहाँ पर जो लास्ट टेक्निक है दैट इज द डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, ठीक है। यहाँ पर पीस रेट वेज प्लान का मतलब होता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर कि जो भी हम लोग यहाँ पर जो रेट वेजेस या फिर यूकेन से सैलरी देने वाले हैं यहाँ पर हम उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से देंगे, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था कि कंपनी स्टैंडर्ड एक टाइम डिसाइड कर दिए, ठीक है, कि उतना टाइम में उतना मतलब आउटपुट मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन कुछ हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है, जिसके पास एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है या फिर यूकेन से उसके पास मेथड कुछ अलग तरीके का मेथड है प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, एंड वो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। इट मीन आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि उसने अपना एफर्ट ज़्यादा लगाया, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है तो यहाँ पर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कंपेयर टू ऑल एम्प्लॉयज उसको कुछ ज़्यादा हम लोग प्रोवाइड करें, इन द सेंस कि हम लोग उसको रेम्यूनरेशन में कुछ ज़्यादा हम लोग उसको सैलरी ज़्यादा दें, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इसका ऑपोजिट कि जब कभी भी स्टैंडर्ड टाइम से कम प्रोडक्टिविटी हो रखी थी एम्प्लॉय का तो यहाँ पर उसका वेजेस कट भी होना चाहिए, मतलब जब हम लोग उसको बढ़ा के दे रहे हैं तो बट ऑब्वियसली उसका कट भी होना चाहिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्क, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब उनको पता चलेगा कि हमारे वर्क के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो इसमें वो क्या करेंगे, वो लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे ज़्यादा से अच्छा काम करने के लिए, एंड बट ऑब्वियसली अच्छे से अच्छा वो काम करेंगे तो उनका भी बेनिफिट है यहाँ पर एज वेल एज यहाँ पर कंपनी का भी बेनिफिट है, ठीक है। मतलब ओवरऑल ग्रोथ जो होगा वो कंपनी का ही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये था आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।